ज्वाइन नहीं की। आएगी आएगी, जरूर आएगी। वो प्रोजेक्ट बना रही होगी आई थिंक। इतना पार्टी हुआ है कि ज्वाइन मतलब अभी तक नहीं उतरा क्या पार्टी का कुछ भूत। नहीं नहीं, वो पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। उसको नहीं थी होगा। हम्म। तो अतुल और थोड़ी देर वेट कर ले क्या। अरे आप भैया, आपका मन, वेट कर लीजिए। अरे मेरा मन कैसे भाई, मतलब कोई ज्वाइन करना है, मान लेते हैं कहीं आने वाला है और कोई बच्चा सब बात हुआ है तुम्हारा। नहीं, अभी कहाँ तो सब तो आ ही गया। कौन? रौनक है, आयुष है, आदित्य है और मैं हूँ, 4 आदमी। अरे वाह! 4 आदमी कैसे हो गए और कहाँ गए? वही तो कह रहा हूँ ओके, ना। ओके, कॉल करता हूँ। कल जो टॉपिक बताए थे कंजर्वेटिज्म के बारे में, तो वो सब समझ में आया था कंजर्वेटिज्म के बारे में। हेलो। 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 हाँ, कंजर्वेटिज्म के बारे में समझाए थे, वो समझ में आया था। कंजर्वेटिव्स। आयुष। क्या भाई आयुष भाई, इतना पढ़ के ऐसे करेगा? अरे सोच बोले रहे थे। नहीं है, कल क्लास ज्वाइन कर दिए थे, नहीं थे, बस क्लास नाम के लिए ज्वाइन किए थे। नाम ला ज्वाइन करके चल गया था। हाँ। अच्छा बहुत चलो बढ़िया ठीक। भाई। चलो ठीक है, हम रिकॉल करते हैं, ठीक है। ठीक है हाँ। सर, करा दीजिए सर, हम लोग पढ़ लेते हैं। हम्म। तो कल हम बताए थे कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में कल हम बता रहे थे, ठीक है ना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो हैप्सबर्ग एम्पायर था, हैप्सबर्ग एम्पायर था, तो उस एम्पायर के बहुत अलग अलग, मतलब वो एम्पायर में बहुत अलग अलग जगह आ रहे थे। हैप्सबर्ग एम्पायर में ऑस्ट्रिया आ रहा था, बोहेमिया जगह आ रहा था। हम कल मैप से समझाए थे आप लोग को, ठीक है। कल मैप से हम समझाए थे हैप्सबर्ग एम्पायर के गुड बारे में। इवनिंग भैया। हेलो। क्या हुआ। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, बोल गुड रहे हैं इवनिंग। आपको। अरे अरे, गुड इवनिंग भाई। कैसे हो। सही सब सही। बढ़िया। चलो तो हम्म। कल का कुछ रिकॉल कर देते हैं। तो कल हम वही पढ़ाए थे, उसमें हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पढ़ाए थे। उस एम्पायर में ऑस्ट्रिया हंगरी आ रहा था, और उसके बाद स्लोवाकिया आ रहा था जो रशिया से कनेक्टेड है। उसके बाद इधर आपको बोहेमिया आ रहा था, नीचे में इटली का छोटा सा पार्ट आ रहा था। और ये बोहेमिया और ऑस्ट्रिया जो है वो थोड़ा सटा हुआ था किससे, जर्मनी से, ठीक है ना। तो वहाँ के लोग जर्मनी, ऑस्ट्रिया और उस ऊपर में बोहेमिया जो था, वहाँ के लोग क्या बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज ज़्यादा प्रीफर करते थे बोलना। फिर आप नीचे आ जाओगे हंगरी में, तो उनका लैंग्वेज अलग था। इटालियन वाले, इटली वाले इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। और आप जाओगे तो उधर स्लोवाकिया, स्लोवाकिया से ऊपर पोलैंड साइड में जाओगे तो पोलैंड से जो कनेक्टेड, वहाँ पे अलग अलग जो हैब्सबर्ग एम्पायर के कुछ पार्ट थे, वो लोग पॉलिश लैंग्वेज प्रीफर करते थे। तो इसमें ये देखा गया कि सबका लैंग्वेज अलग अलग था, ठीक है ना। और सबका लैंग्वेज भी अलग था और सबका कल्चर भी अलग था। तब इसमें कहा गया कि यूनिफिकेशन इस चीज़ का कैसे किया जाए। तो इसी यूनिफिकेशन के बारे में इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है, आगे चल के बताया गया कि कैसे यूनिफिकेशन हुआ इन सब चीज़ों का। और इसमें बताया गया कि एक्सप्लेन किया गया है कि एरिस्टोक्रेसी वहाँ पे कैसे काम करती थी हैब्सबर्ग एम्पायर में, ठीक है ना। तो कल हम सब जाए थे। आदित्य, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कल आप एक बार मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा डिटेल में, ठीक है ना। ठीक है थोड़ा सर। टाइम, हाँ ठीक टाइम है भैया, कम है ठीक है तो, भैया। इसलिए हम पूरा डिटेल में नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो हाँ, तो एरिस्टोक्रेट्स लोग कौन थे, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, किंग्स से उनका काफ़ी अच्छा साठ गांठ था, काफ़ी जमींदार लोग होते थे। उसमें हम आप लोगों को समझाए थे कि मिडिल, जो यूरोप में तीन पार्ट में यूरोप बटा हुआ था, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट, ठीक है ना। सबको एक आवाज़ आ रहा है मेरा। हेलो। हाँ भैया, हाँ आ रहा भैया, है आ रहा है। आवाज आ रहा है। हाँ हाँ। तो उसमें तीन पार्ट में यूरोप बटा हुआ था, वेस्ट में, सेंट्रल और ईस्ट, तीन पार्ट में बटा हुआ था। तो वेस्ट जो था वो एक्चुअली में मेजर पार्ट जो वेस्ट का था वो कौन सा था, ब्रिटिश एम्पायर था। तो आप जानते हो कि ब्रिटिश एम्पायर में अर्ली 18 सेंचुरी, अर्ली नहीं, लास्ट 18 सेंचुरी में ही वो लोग का आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे आ गया हुआ था। इस कारण से वो लोग ज़्यादा डेवलप हो गए थे। तो इस कारण से वहाँ के जो पीजेंट्स थे, वो सेंट्रल और वेस्ट यूरोप से काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन लोगों को राहत थी।
वो लोग को ज़मीन रेंट पे मिल जाता था एरिस्टोक्रेट से, और वो लोग या फिर खुद अपना ज़मीन उनको खरीदने का भी अधिकार वहाँ पे मिल गया था। क्योंकि थोड़ा वहाँ के लोग डेवलप्ड हो गए थे, वहाँ के जो न्यू मिडिल क्लास लोग थे वो इनसे पहले ही वहाँ पे रिवॉल्यूशन क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके वहाँ पे वो लोग थोड़ा आगे निकल गए थे। तो वेस्ट वाले जो पीजेंट लोग थे उनको थोड़ा राहत तक कहाँ से, सेंट्रल और ईस्ट यूरोप थे। सेंट्रल और ईस्ट यूरोप मेजर पार्ट था हैप्सबर्ग एम्पायर का, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ का लैंग्वेज और वहाँ का कल्चर दोनों अलग अलग था, ठीक है ना। अब इसमें हम डिफाइन किए थे कि एरिस्टोक्रेसी क्या थी। तो सिंपल बात है, एरिस्टोक्रेसी बता दिए कि किंग से काफ़ी साठ गांठ रखने वाले लोग थे, और वो लोग काफ़ी पावरफुल थे, और बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग एक तरह समझिए कि किंग से जुड़े हुए थे। वो मोनार्कियल, वो लोग का आइडिया भी मोनार्कियल वाला आइडिया रहता था कि हाँ भाई राज करना है, राज शासन वाला आइडिया वो लोग का भी रहता था। काफ़ी सताते थे वो लोग थर्ड क्लास लोग को, पीजेंट लोग को, ठीक है ना। और पीजेंट के ग्रुप से ही एक नया क्लास निकला, न्यू मिडिल क्लास। क्यों निकला, कैसे निकला, क्या, जैसे कि आप जानते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोग काम किए, अपना फैक्ट्री बैठाएं, फैक्ट्री बैठा के कुछ पैसा वैसा कमाए, फिर उससे अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाएं, ठीक है ना। और उस एजुकेशन से जो नॉलेज हुआ उससे न्यू मिडिल क्लास एक क्लास जो होता है ना बीच का क्लास, एक नया क्लास जनरेट हुआ। जो क्लास बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन को एक्टिव करने में और लोगों को यूनाइट करने में कि हाँ हमें रिवॉल्यूशन करके अपने देश को आज़ादी लेना है, आज़ादी पाने के लिए वो लोगों ने सबसे ज़्यादा अपना अहम भूमिका निभाई, ठीक है। तो न्यू मिडिल क्लास लोग कौन थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीजेंट के ही वर्ग के लोग थे, थर्ड क्लास के ही वर्ग के लोग थे, लेकिन वो लोग ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लिख के नॉलेज उन लोग को हो गया था। तो वो लोग देखने लगे कि हम कैसे, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो लोग न्यू मिडिल क्लास हो गए। अब आपको हम द एज ऑफ रिवॉल्यूशन का जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें आप लोगों को पहले जानना जरूरी है कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म कुछ नहीं होता है, ये जो मिडिल क्लास लोग थे ना, मिडिल क्लास लोग का जो आज़ादी पाने का जो एक अपने अंदर राष्ट्र हित मतलब सोचते थे ना, राष्ट्रीयता था कि हमको अपने राष्ट्र, अपने देश को आज़ाद करना है, हम लोग को अपना एक अलग राष्ट्र बनाना है। उस भावना को, उस जो थिंकिंग था ना, उसको लिबरल नेशनलिज्म का नाम दिया गया, ठीक है ना। और इसी आइडियोलॉजी को लिबरलिज्म के भी नाम से जाना गया, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझ लो कि लिबरल नेशनलिज्म का वो लोग अपना डिमांड भी रख दिया, लिबरल नेशनलिज्म के जितने भी लोग थे, क्योंकि 1830 से 1848 के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे रिवॉल्यूशनरी रोल। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे वियना का हुआ 1850 के बाद, फिर से मोनार्की आ गई थी फ्रांस में। सारे बच्चे ये चीज़ जानते हैं। हेलो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हम कर रहे हैं। हेलो, माइक ऑन करिएगा। हेलो, हेलो, हाँ भैया। सारे लोग चले गए क्या? नहीं है सब तो। हेलो 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 भैया। हाँ हाँ। हाँ भैया तो है। 1815 का जो फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले रिवाइज कराए थे ये सब चीज़, हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, कि स्लो स्लो करें? हाँ भैया आ रहा है। अरे अरे उ- अरे ऊपर मन से नहीं बोलो, बताओ ना, डिटेल में बताओ तो फिर डिटेल में पढ़ाएंगे हम। नहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं, ठीक देखो है ठीक है। देखो नेपोलियन को 1815 में हराया गया, क्योंकि नेपोलियन क्या किया था कि रशिया पे आक्रमण कर दिया, ऑस्ट्रिया एम्पायर पे, पर्शियन एम्पायर, सब जगह वो कब्जा कर लिया था। कहाँ से, फ्रांस से निकल के। तो उन उन लोगों पे कब्जा कर लिया, तो वो लोग थोड़ा उतना बड़ा एम्पायर नहीं था जितने रशियन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था अपने आप में। तो जब वो रशिया पे कब्जा किया ना, और कब्जा करने गया तो रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इस कारण से वो वहाँ पे अटैक करने गया तो रशिया से जीत नहीं पाया, और बहुत गंदा हारा। और हारने के बाद ही ये सारे लोग फिर ऑस्ट्रियन एम्पायर वापस उनको मिल गया, क्योंकि नेपोलियन जब हार गया रशिया से, तो रशिया सारे एम्पायर को वापस करवा दिया नेपोलियन से, ऑस्ट्रियन एम्पायर, प्रूशिया एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। सारे ब्रिटिश एम्पायर पे कब्जा नहीं किया था, ये दो एम्पायर, प्रूशिया एम्पायर और ऑस्ट्रियन एम्पायर पे कब्जा किया था, ठीक है। तो ये दोनों एम्पायर वापस हो गया। फिर जो फ्रांस पे कब्जा किया था, तो ये ट्रीटी ऑफ वियना हुआ 1815 में, और फिर उसमें क्या हुआ कि बर्बन किंग्स जो थे उनको फिर से अपना राजगद्दी मिल गया, ठीक है। बर्बन किंग्स कौन थे? वही लुइस 16 लोग जो स्टार्टिंग में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो उनको ओवरथ्रोन किया गया था, ठीक है। ये सब चीज़ तो आप लोग को रिकॉल हो ही रहा होगा। अब लिबरल नेशनलिज्म लोग का क्या आइडियोलॉजी था, ये तो समझ में आ गया, सबको समझ में आया कि लिबरल नेशनलिज्म लोग कौन थे। किसी को कोई प्रॉब्लम लिबरल नेशनलिज्म में, बताओ। हेलो, माइक ऑन करिए सब लोग। हाँ भैया। लिबरल नेशनलिज्म में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं जल्दी बोलो बाबू लोग, हेलो। नहीं भैया नहीं।
अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। फिर ऊपर मन से नहीं हाँ बोलना है, नहीं खुल। नहीं अरे नहीं छोटे नहीं भाई हो तुम नहीं लोग, छोटे भाई हो, बड़े भैया से हक से बोलना है कि हाँ भैया नहीं समझ में आ रहा है, फिर थोड़ा स्लो हो जाओ। बोलो, हक से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, समझ में आ गया। कल भी तो बताए ही थे, आज बता दिए लिबरल थे तो। नेशनलिज्म के बारे में कल नहीं बताए थे, आज बता रहे हैं। तो लिबरल नेशनलिज्म के बारे में नहीं किसको तो समझ में नहीं थोड़ा आ रहा है, बताए जल्दी से थे बोलो। तो, नहीं लिबरल्स के नहीं। बारे में थोड़ा तो बताए थे कल। हाँ, तो लिबरल्स और लिबर्टी के बारे में बताया कि लिबरल्स क्या होता है, जो फ्रीडम के लिए लड़ाई करेंगे वही तो लिबरल्स है ना। तो और जो लिबरल नेशनलिज्म जो उनका आइडियोलॉजी है, जो अपने देश को आज़ाद दिलाने का जो आइडियोलॉजी है, उसको लिबरल नेशनलिज्म का नाम दिया गया, ठीक है ना। हम्म, हाँ सबको समझ में आ रहा है। अब इसमें जानते हैं कि उनकी शर्तें क्या थी, उनका उनका शर्त क्या था। तो शर्त उनका यही था कि वो चाहते थे कि पहले तो एरिस्टोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो। सब लोग बोलेंगे, माइक ऑन रखेंगे सब लोग, ऑफ नहीं करना है माइक किसी को, ठीक है। हाँ भैया। हाँ। तो लिबरल नेशनलिज्म के जो भी, समझिए कि वो मिडिल मैन लोग थे, और इन्हीं का हाथ था किसमें, आपको बाद में 1830 में 1830 में नहीं, 1848 में इन्हीं लोग का हाथ था किसको, फिर से बर्बन किंग को ओवरथ्रोन करने में, ठीक है, बर्बन किंग को फाइनली अपने देश को आज़ाद दिलाने में। और 1830 में, इन्होंने 1830 में ही क्या किया था कि उनको उखाड़ के फेंक दिया था बर्बन किंग्स को। और वहां पे क्या किया था, अपने हिसाब से गवर्नमेंट कर दिया, मतलब अपने हिसाब का गवर्नमेंट उनके साथ में क्या किया था कि किंग्स के साथ बोला था कि एक और गवर्नमेंट, शर्तें रखी थी अपनी कि आप तो राजा तो रहिएगा, लेकिन राजा के साथ साथ आपको अपने साथ में एक हमारा भी आदमी रखना होगा जो हमारी बात सुन सके, हमारे लोगों की बात सुन सके, हमें बराबर कानून में हक मिल सके, हमें राइट टू वोट मिल सके। हर चीज के लिए वो लोग क्या किए थे कि अपना शर्त रख दिए थे, ठीक है ना। किसके सामने? किंग के सामने, बर्बन किंग्स के सामने। और 1830 के बाद में बर्बन किंग्स को, 1830 से 1848 तक बर्बन किंग्स को क्या किया गया था, उनको लुइस फिलिप को बर्बन किंग बना दिया गया था, लुइस फिलिप को। और वहाँ पे फ्रांस में। और फिर वहाँ से उनके साथ में एक गवर्नमेंट का एक अपना अपना आदमी वो लोग रख दिए थे, जो उनके हिसाब से काम करता था, ठीक है ना। तो लिबरल नेशनलिज्म का पहला शर्त क्या था कि एरिस्टोक्रेसी को खत्म करना है। दूसरा शर्त उनका क्या था कि भाई हमारे एग्रीमेंट, पब्लिक के एग्रीमेंट के हिसाब से ही, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। हम्म, ये देखिए, अरे अरे, ये देखो, इट एम्फेसाइज्ड द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 4 नंबर में, इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। वो अपने इच्छा की गवर्नमेंट रखना चाहते थे, ठीक है ना। और वो चाहते थे कि उनका खुद का एक संविधान भी हो, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म का क्या क्या पॉइंट था, वो लोग क्या क्या चाहते थे, ये सब इसमें दिया हुआ है। और फिर हम बताए हैं ना कि वो चाहते थे कि भाई हमें वोट, 6 नंबर पढ़िए आप लोग, वो क्या चाहते थे कि राइट टू वोट, वोट देने का भी अधिकार हमको मिले। सब लोग को दिख रहा है? हाँ भैया। हम्म। और लिबरलिज्म को इन लोग का और भी डिमांड था, क्या था देखो, वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीज मेन जो थे, सारे लोगों को क्या था, इक्वल राइट्स मिलने के लिए कि भाई हमें जो इसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दीजिए, और औरतों का भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि औरतों को तो बराबर का अधिकार नहीं मिला था, क्योंकि फ्रांस के आज़ाद होने के बाद भी नहीं मिला था एक्चुअली में औरत को वहाँ पे। बस हक मिल गया था कि हाँ, एक होता है ना कि पहले अगर औरत को थर्ड क्लास जैसा देखा जाता था, पीजेंट जैसा, तो अब थोड़ा सा उनको सहूलियत हो गया था कि हाँ बराबर में बैठना है, औरत की थोड़ी बहुत सुझाव ले लेनी है, लेकिन उनको वोट करने का अधिकार 1946 में मिला था, ठीक है। हम्म, सब लोग सुन रहे हैं? हाँ भैया। और ये तो हम आप लोग को पहले ही क्लास में पढ़ा दिए थे कि जो टैक्स थी, वो लोग को हर जगह पे टैक्स पे करना पड़ता था। जैसे कि एक सिटी थी हैम्बर्ग से नूरेनबर्ग, तो जैसे कि आप लोग बेतिया से मोतिहारी आते हो ना, वैसा एक सिटी था। तो उन लोगों को वहाँ पे इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया था कि भाई हर शहर से शहर जाने का जो टैक्स हम लोग को लगता है, इस टैक्स को भी ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। समझे? ये देखिए, उन लोग को 11 टैक्स लगता था, जैसे कि बेतिया से तुम मोतिहारी आओगे तो इस बीच में 11 कस्टम बैरियर था, जो हर हर जगह पे 5-5% टैक्स देना पड़ता था। तो इसको भी खत्म करने का डिमांड कौन रखा? लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग ने रखा था, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हम्म। अब आप लोग को देखिए कि इसमें और कुछ खास वैसा है नहीं लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। अब आप इसमें देखिए, और लिबरल नेशनलिस्ट किसको कहेंगे? लिबरल नेशनलिज्म तो आप लोग समझ गए, लिबरल नेशनलिस्ट किसको कहेंगे ये बताइए। माइक ऑन करिए सारे लोग, बताइए लिबरल नेशनलिस्ट किसको कहेंगे।
जो जो मतलब मिडिल क्लास लोग मतलब जो आजादी के भावना रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो जो उस लिबरल नेशनलिज्म के ग्रुप में जो लोग थे ना, उनको लिबरल नेशनलिस्ट कहेंगे, ठीक है। सब लोग समझ गए। हाँ भैया। हेलो। हाँ, अब बताइए, अब इसमें देखिए कि कंजर्वेटिज्म क्या है। कंजर्वेटिज्म का मतलब, एक देखिए, एक इसका एक मतलब ऐसे समझना है तो आप समझ सकते हैं, जो बहुत पुराने ख्यालात के लोग हो गए ना, ओल्ड फैशन लोग, जो इनका ख्याल बहुत पुराना हो, तो ये मीनिंग है। लेकिन हिस्ट्री में यहाँ पे जो मीनिंग बताया जा रहा है ना, वो मीनिंग ये है कि कंजर्वेटिज्म का यहाँ पे ये एक्चुअल मीनिंग हो रहा है कि जो वो लोग थे, वो उन सब का क्या था, थिंकिंग मोनार्कियन थिंकिंग का था, कि मोनार्की फिर से एस्टेब्लिश करना है, फिर से चर्च का सुपरमेसी होगा, फिर से जो थर्ड क्लास लोग हैं उनको फिर से वैसे ही दबाया जाएगा। जो आपको सेंसरशिप है, जो पहले कुछ भी, जो वहाँ के पोएट थे, वहाँ के राइटर थे, वहाँ के कार्टूनिस्ट थे, वो लोग कुछ भी किंग के बारे में गलत सलत अगर लिख रहे हैं तो वो नहीं लिख सकते थे, लिखेंगे तो फिर पिटाई पड़ेगी, कोड़ा वाला पिटाई, कोड़ा से जो पिटाई होता है ना, वो वाला पिटाई पड़ेगा। इन सारे चीज़ को कंजर्वेटिज्म का ही नाम दिया गया। समझिए कंजर्वेटिज्म की क्या हुआ, एक तरह से वो मोनार्की वाले लोग ही थे, जो चाहते थे कि मोनार्की फिर से कायम हो जाए, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है। हाँ भैया। हाँ, अब आप देखिएगा कि रिवॉल्यूशनरी के बारे में जो हम कल आपको पढ़ाए थे, रिवॉल्यूशनरी के बारे में जो गुसेपी मजीनी के बारे में पढ़ाए थे, जिसको आप लोग बोले थे कि बहुत फास्ट फास्ट भाग है। गुसेपी मजीनी एक इटली के बहुत, मतलब क्या थे, इटली के एक विद्रोही थे। विद्रोही इन द सेंस के रिवॉल्यूशनरी में से एक थे, जैसे कि हर हर जगह पर एक रिवॉल्यूशनरी होता है ना। जैसे नेपोलियन भी क्या था, एक रिवॉल्यूशनरी ही था। नेपोलियन भी किंग्स के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, तो नेपोलियन भी क्या था, मिलिट्री लीडर था, लेकिन वो भी एक तरह का रिवॉल्यूशनरी था ही ना। तभी तो उसने किंग के खिलाफ लड़ाई की, और फिर बाद में वो उसने पहले फ्रांस में अपना आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी इस्टेब्लिश किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया, राइट टू वोट लाया, सबको बोला कि काम भी मिलेगा, और अपने आर्मी में भी भर्ती करने लगा। फिर बाद में लेकिन ये चीज़ देखने लगा कि भाई ये तो चारों तरफ अटैक कर रहा है, चारों तरफ अटैक करके कब्जा कर रहा है, तो उसका बाद में जो थिंकिंग लोग को समझ में आया, तो समझ आया कि ये तो दूर का सोच रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में नेपोलियन का जो थिंकिंग था वो फुल डेमोक्रेटिक थिंकिंग था, और वो भी एक तरह से समझिए कि रिवॉल्यूशनरी में से ही एक गिना जाता था, ठीक है। तो इसमें गुसेपी मजीनी इटली, वहाँ पे इटली को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो वहाँ इटली के ये बहुत बड़े एक रिवॉल्यूशनरी थे, एक विद्रोही थे, जो वहाँ की जो किंगशिप थी उसके खिलाफ में ये बोला करते थे। तो आप जैसा कि जान रहे हो कि इनका जन्म 1800, यहाँ पे कहीं पे 5 दिया हुआ है, कहीं पे 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के बुक में आपको 1805 दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करोगे, 1805 लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। कहीं पे 5 और कहीं पे 7 दिया हुआ है। और वो सीक्रेट सोसाइटी, जैसे कि मान लेते हैं, सीक्रेट सोसाइटी क्या थी, कल आपको मेरे बताया था। मेरे वाला एनसीईआरटी में 1807 दिया हुआ है। अच्छा, कुछ एनसीईआरटी में 1800, कुछ जगह पे 1805 दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग गूगल करके कंफर्म कर लीजिएगा क्या है एक्चुअली में, ठीक है। कहीं पे 5, कहीं पे 7 दिया हुआ है। ठीक तो है। गुसेपी, हाँ, गुसेपी मजीनी का जन्म जिनोआ एक जगह था इटली में, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। और सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कल आप लोग को हम बताए थे कि सीक्रेट सोसाइटी क्या थी। सीक्रेट सोसाइटी वो चीज़ थी, जैसे रिवॉल्यूशनरी, जो जैसे ही किंगशिप फिर से फ्रांस में आया तो सब लोग अंडरग्राउंड हो गए। तो फ्रांस में किंगशिप, फ्रांस से ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ ना, तो फ्रांस में जब किंगशिप आ गया तो चारों तरफ फिर से मोनार्की का मतलब कि प्रभाव पड़ने लगा, चारों तरफ के लोग भी मोनार्की को फॉलो करने लगे, मोनार्की चारों तरफ हावी हो गया। तो अब गुसेपी मजीनी इटली के थे, तो देखे कि भाई फ्रांस में भी फिर से किंगशिप आ गया है, तो यहाँ वहाँ के भी रिवॉल्यूशनरी लोग सब लोग अंडरग्राउंड हो गए भाई, डर के मारे भाग गए, नहीं तो रहते तो उनको मार दिया था ना वहाँ का किंग, क्योंकि ये लोग आज़ादी का नारा लगा रहे थे। तो उसी तरह गुसेपी मजीनी भी अंडरग्राउंड हो गए, और अंडरग्राउंड होने के बाद ये क्या हुआ कि सीक्रेट सोसाइटी, इन सब रिवॉल्यूशनरी वाले लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई। सीक्रेट सोसाइटी मतलब एक गुप्त सोसाइटी ऐसा बनाया कि जो गुप्त रह के काम करेगा, किस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए, ठीक है। किस चीज़ लेकर का काम करेगा, आज़ादी के लिए। बहुत लेट आ रही हो कशिश। हेलो, कशिश बहुत लेट आ रही हो। माइक ऑन नहीं है इसका। चलो अभी ज़्यादा आगे बढ़े नहीं है, ठीक है। तो फिर से कोई आ रहा है। हेलो। हेलो। कशिश माइक ऑन करो।
भैया आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्या? हाँ तो 7:32 हो रहा है ना, 7 बजे से क्लास था। वो मैसेज नहीं दिखे ना तो ठीक है, अभी ज्यादा आगे इसलिए। नहीं बढ़े हैं, गुसेपी मजीनी के बारे में कल बताया था वही बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो। ठीक तो है। हाँ, तो गुसेपी मजीनी कौन था, वो या वहाँ के रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है ना। और उनको क्या करा गया था कि 1831 में उन्होंने क्या किया था कि एक लिगुरिया नाम का इटली में जगह था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, रिवॉल्यूशन को भड़का दिया था। जैसे कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था ना, वैसे ही वहाँ पे उन्होंने रिवॉल्यूशन को भड़का दिया। तो उनको फिर क्या किया गया कि उनको वहां से भगा दिया गया, मतलब कि इटली से इनको भगा दिया गया कि तुम डर के मारे भाग गए, या फिर इनको पकड़ो करके पीटा जाता, या फिर इनको मार दिया जाता, इसलिए से ये वहां से भाग गए, ठीक है। अब इनका था कि सीक्रेट सोसाइटी चारों तरफ एस्टेब्लिश होने लगा, जैसे गुसेपी मजीनी इटली में एस्टेब्लिश कर रहे थे, फिर अपने जर्मनी में भी अपना सीक्रेट सोसाइटी बन गया, फ्रांस में तो पहले से बना ही हुआ था सीक्रेट सोसाइटी। जब 1815 में सबसे पहले तो जैसे नेपोलियन गया, किंगशिप आया, तो वहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी बनने लगा, सब लोग अंडरग्राउंड। स्विट्जरलैंड में एक अपना सीक्रेट सोसाइटी बना, और फिर पोलैंड में एक अपना, पोलैंड पे कौन राज कर रहा था, रशियन एम्पायर राज कर रहा था। तो पोलैंड पे एक अपना सीक्रेट सोसाइटी सब अपना अपना बनाने लगे, और सब लोग चुपचाप काम करने लगे, किस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नाम आता है मेटरनिच। कौन थे ये मेटरनिच, और इन्होंने मेटरनिच क्या बोले हैं, इन मेटरनिच का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि मेटरनिच ने जो बोला है, ठीक है। ये देखिए, द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कौन है, गुसेपी मजीनी को कहा था मेटरनिच ने। क्योंकि गुसेपी मजीनी जो है ना, वो सबसे हमारे सोशल ऑर्डर, मतलब हमारे जो समाज है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ये। इसके बारे में मेटरनिच, मेटरनिच कौन था, इटली का ये एक राजनेता था, ठीक है ना। और बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी बाद में ये एमपी, वहाँ का एमपी भी बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना। और ये वहाँ पे एक तरह से मोनार्की जो वाले जो साइड थे ना, किंग्स वाले साइड, उनके साइड से ये कट्टर मोनार्की लोग, वो था कट्टर जो किंगशिप का सपोर्टर था, ठीक है। कट्टर, आपको क्या कहते हैं, किंग्स रूल का सपोर्टर था, डिक्टेटरशिप का कट्टर सपोर्टर सपोर्टर था ये, ठीक है, मेटरनिच। तो ऑलरेडी ये गुसेपी मजीनी का विरोधी हो गया ना, इसलिए ये बोला था गुसेपी मजीनी के बारे में कि वो बहुत ही डेंजरस है हमारे समाज के लिए। अब आते हैं अगला टॉपिक, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, फटाफट। अगर किसी को लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, फास्ट जा रहे हैं भैया, तो हमको बीच में ही टोक देना है, ठीक है। सारे लोग सुन लीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को प्रॉब्लम आएगी कि भैया बहुत स्पीड में बता रहे हैं, तो सब लोग बीच में ही बोल दीजिएगा भैया समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भैया। एज ऑफ हाँ, एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 के बीच में हुआ। फिर से एक समझो कि एक पहले जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, वैसा ही रिवॉल्यूशन दोबारा से स्टार्ट होता है। क्यों हो स्टार्ट होता है रिवॉल्यूशन, इसका क्या रीज़न है। तो फिर से वही रीज़न था कि भाई किंगशिप आया तो फिर से लोगों को क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि आप जानते हैं यूरोप में खेती बाड़ी नहीं होती थी, तो वहाँ पे फिर से टैक्सेशन आ गया। फिर से पब्लिक को टैक्स भरना पड़ा, कर्जा माथा पे आ गया। सारी वही प्रॉब्लम आने लगी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप पढ़े थे 1789 के टाइम में, जो रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वही चीज़ फिर से यहाँ पे रिपीट होने लगी। तो इस एज ऑफ रिवॉल्यूशन में मेनली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन हुए थे, जिसके बारे में आप लोग को जानना है। पहला रिवॉल्यूशन हुआ था जुलाई रिवॉल्यूशन, और दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब जुलाई रिवॉल्यूशन में दो रिवॉल्यूशन था, और दूसरा रिवॉल्यूशन जुलाई के साथ हुआ था ग्रीक रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब पहले हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में। तो जुलाई जुलाई रिवॉल्यूशन जो हुआ था ना, वो आपको मतलब कि दो पार्ट में इसको बांटते हैं। एक तो फ्रांस में हुआ, जैसे कि आप जानते हो ना कि 1815 के बाद बर्बन किंग, फिर से उनका 1815 के बाद बर्बन किंग किंग का फिर से वहाँ पे कब्जा हो गया था, फिर से बर्बन किंग पावर में आ गए थे। तो 1830 में तो फ्रांस में पहला हुआ। फ्रांस में 1830 में हुआ क्या कि जो भी जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे, वो लोग ने अपना फिर से वही मतलब कि सबको एकजुट किया, सबको कल्चर और लैंग्वेज में बांधा। और ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था पूरे यूरोप के। बार बार हम बोल रहे हैं तो लैंग्वेज को याद रखिएगा, लैंग्वेज और कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस था, जैसे कि आपको टैक्सेशन का प्रॉब्लम था, जैसे कि आपको भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन था पीजेंट्री और ऑटोक्रेसी में। इस तरह से एक लैंग्वेज और कल्चर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बहुत बड़ा रीज़न था पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो फिर से वहाँ के रिवॉल्यूशनरी ने, सभी लोगों ने क्या करा कि
फिर से इन्होंने रिवॉल्यूशन किया और क्या करा वहाँ पे, जो बर्बन किंग्स थे उस टाइम पे, जो बर्बन किंग्स थे कब, 1830 में, उनको फिर से डिथ्रोन किया, डिथ्रोन नहीं किया, हाँ डिथ्रोन करके समझो कि हटा ही दिया। और हटाने के बाद वहाँ पे क्या किया कि फिर से एक नए किंग को, और डिमांड किया कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है कि भाई संवैधानिक राजगद्दी, यानी कि भाई आप राजा रहिए लेकिन मेरे उसके साथ साथ हमारे लिए संविधान बने, हमें इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मतलब हमारे लिए बराबर कानून बने। मतलब सर, मतलब भैया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब सब कुछ होगा। हाँ हाँ, राजा तो रहेंगे लेकिन राजा के पास पावर, वो पावर नहीं रहेगी जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट तो है लेकिन उनके पास पावर नहीं है। समझ में आ रहा है? पावर का शेयर हो गया 50-50%, राजा का कुछ चल नहीं रहा था वहां पे 1830 के बाद। ठीक है, समझ में आया? हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ, तो आप यही बस एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का इन्होंने वहां पे एस्टेब्लिश कर दिया 1830 में, वहां पे विद्रोह करके। और उसके साथ वहां पे वहां के जो किंग बने, कौन बने? लुइस फिलिप वहां के किंग बने। और इसी बीच में जब ये सब सारी प्रोसेस हो रही थी, तो फिर मैटरनिच भाई जो हैं वहां पे कह रहे हैं कि भाई जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये एक व्यंग था, व्यंग यानी कमेंट किया था उन्होंने, सरकास्टिक कमेंट समझते हैं ना, व्यंग किया था उन्होंने फ्रांस पे कि भाई कुछ भी फ्रांस में होता है तो पूरे यूरोप पे उसका असर पड़ता है। तो दोबारा से 1830 में फ्रांस में फिर से आपको किंगशिप को हटा के वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया। तो इस पे फिर से मैटरनिच, जो इटली के वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राजनेता, वहाँ के स्टेट्समैन थे, उन्होंने कहा कि भाई जब भी फ्रांस जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। ठीक है ना, वो व्यंग मारे किस पे? फ्रांस पे। अब आप इसमें देख लो कि यही लाइन यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकंड लाइन में। ठीक है ना, अब आप इसमें देखो वहाँ पे लुइस फिलिप को फिर वहाँ पे क्या बना दिया गया? लुइस फिलिप को किंग बना दिया गया, और उनके साथ में वो लोग लिबरेशनरी जो मिडिल मैन लोग थे, वो लोग अपना मिडिल क्लास लोग अपना एक खुद का गवर्नमेंट का एक आदमी भी वहाँ पे बैठा दिए कि भाई तू बैठ, तू हमारे लिए फैसला ले, हमारी बात सुन। ठीक है ना, सब लोग समझ रहे हैं बात को? और दूसरा वहाँ पे उसी के साथ साथ एक और जगह था बेल्जियम, जो कि नीदरलैंड का पार्ट था। ठीक है ना, इसमें फुल्ली डिटेल्ड में दिया नहीं है लेकिन बेल्जियम भी उसमें नीदरलैंड क्या बोलते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड उसका पार्ट था। ठीक है, तो उसमें वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम थी। यूनाइटेड नीडर ऑफ नेशन किंगडम ऑफ नीदरलैंड का डिमांड था कि भाई हमारे कल्चर, हमारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप रहो। और बेल्जियम को था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, बेल्जियम लोग का अपना खुद का लैंग्वेज था, खुद का कल्चर था, वो बोलते कि नहीं भाई हमें आज़ादी चाहिए। तो वो लोग भी फाइनली क्या करते हैं कि 1830 से 1848 के बीच में वो लोग भी आज़ादी ले लेते हैं। ठीक है ना, और आज़ादी लेके वो लोग भी अलग हो जाते हैं। अब आप देखोगे कि अब मेनली इसमें ग्रीक रिवॉल्यूशन के बारे में बात की गई, क्योंकि बताया है ना कि मेनली आप लोग को दो रिवॉल्यूशन पढ़ना है। पहला रिवॉल्यूशन जो था वो तो जुलाई रिवॉल्यूशन था। जुलाई रिवॉल्यूशन में 4 जुलाई 1848 को वहाँ पे 4 जुलाई 1848 या फिर 1830 को वहाँ पे जो ये ओवरथ्रोन हुए थे किंगशिप को 1830 में। ठीक है ना, फ्रांस में। तो इसलिए इसको जुलाई रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, क्योंकि बेल्जियम और फ्रांस दोनों जगह जुलाई के महीना में ये सब हुआ था, इसलिए इसको जुलाई रिवॉल्यूशन का भी नाम दिया गया। कभी हो सकता है ना कि कहीं क्वेश्चन आ जाए कि जुलाई रिवॉल्यूशन का क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जुलाई में ही हुआ था ये रिवॉल्यूशन और जुलाई में ही ये सारी फैसला हुई थी, इसलिए इसको जुलाई रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। ठीक है, और दूसरा अब ग्रीक रिवॉल्यूशन पे हम लोग आएंगे कि ग्रीक रिवॉल्यूशन एक्चुअली में क्या था। और क्या था, अब इसमें एक दो पॉइंट और आप देख लोगे, जो ये क्या बोलते हैं फ्रांस में जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और जो लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की थी, उन लोग का जो डिमांड था, क्या क्या डिमांड था, वो भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लोगे, इसमें दिया नहीं है डिटेल में। इक्वेलिटी, एंड ऑफ एटोक्रेसी तो बता ही दिए कि उन्होंने कहा था कि एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करो। फिर उन्होंने कहा था कि भाई हमारे हिसाब से गवर्नमेंट बनाओ, किंग किंग रहेंगे, नाम के किंग रहेंगे, गवर्नमेंट लेकिन हमारे हिसाब से चलेगा। फिर वो बोले थे कि भाई इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए बराबर कानून बनाओ। और उन्होंने कहा था जो चर्च को पावर मिला है, चर्च के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर थी, चर्च वाले जो लोग थे ना, पादरी लोग, वो किसी भी थर्ड क्लास मिडिल क्लास लोग को नहीं घुसने देते थे चर्च में। तो वो उनको जो हाथ में उनको जो पावर मिली हुई थी, उस पावर को भी ख़त्म करने की बात की गई थी। ठीक है ना, और
खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का वो डिमांड था, जो कि हम पहले ही अभी बता दिए आप लोग को। ठीक है, अब ग्रीक रिवॉल्यूशन पे आते हैं। ग्रीक रिवॉल्यूशन 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। आप ही सोचो कि ग्रीक है, ग्रीक्स हैं, तो ग्रीक्स का लैंग्वेज अपना खुद का होगा। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, एक इस्लामिक एम्पायर था। तो आप समझ सकते हो कि कोई मुसलमान कोई इस्लामिक एम्पायर, आप बताओ हमारे यहाँ का हमारे यहाँ तो भाई मुस्लिम भी लोग भी थे ना, जब हम लोग पे मुगल राज कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई मुस्लिम तो है ही नहीं। ऑटोमन एम्पायर में भाई जो वहाँ का राजा मुस्लिम है, बाकी मैक्सिमम मेजोरिटी 90% मेजोरिटी वहाँ की ग्रीक्स की थी, या फिर क्रिश्चियन थे, या फिर और भी अलग अलग थे, लेकिन मुस्लिम लोग नहीं थे। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ की लैंग्वेज सारी अलग थी, वहाँ की कल्चर सारी अलग थी, तो कैसे वो लोग उतना झेल पाते किसको, ऑटोमन एम्पायर के किंग को। तो इस कारण से ग्रीक में भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उन्होंने 1815 में ग्रीक जो अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिए, किस चीज़ का, रिवॉल्यूशन का, बोलने लगे भाई हमको हमको आज़ादी दे दो भाई, हमको आपके अंडर में नहीं रहना है। और ये सब जैसे कि आपको देखे होंगे नेपोलियन जो था वो चारों तरफ घूम घूम के बोलता था कि हमने आज़ादी ले ली तो आप भी आज़ादी ले सकते हो, है कि नहीं, ये सुने थे ना। तो वैसे ग्रीक लोग बोलते थे कि भाई, मतलब कि बाहर में अलग अलग यूरोप में फ्रांस से मदद मांगते थे, कुछ पार्ट जो इटली की थी, मतलब कि जहाँ जहाँ आज़ादी का रिवॉल्यूशन चल रहा था, वो सारे लोगों से, जहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी, जहाँ अमेरिकन्स थे, वहाँ से वो मदद भी मांग रहे थे कि भाई हमें भी आज़ादी दिला दो ऑटोमन एम्पायर से। ठीक है ना। तो इस कारण से 1815 में वो लोग स्ट्रगल स्टार्ट किए, किस चीज़ का, अपने मतलब कि आज़ादी का शुरुआत का, कि हाँ भाई हमें आज़ादी चाहिए। रिवॉल्यूशन वो लोग का 1815 से स्टार्ट हुआ, लेकिन एक्चुअली में जो वो लोग को रिवॉल्यूशन था वो 1821 में, वो लोग 1832 में इंडिपेंडेंट नेशन हो गए, लेकिन 1821 में होता ना कि पीक पे आ गया रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का जो पीक पॉइंट होता है ना, कैसे 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप देखे थे कि पीक पे आ गया होता, वैसे ही 1821 में वो लोग का जो ग्रीक रिवॉल्यूशन था वो क्या हो गया था, पीक पे आ गया हुआ था। उसमें वो लोग क्या क्या रिवॉल्यूशन में, मतलब कि क्या क्या प्रोसेस थे रिवॉल्यूशन में। तो जितने भी ग्रीक्स के पोएट्स लोग थे, जो राइटर लोग थे, पेंटर लोग थे, वे लोग सारे लोग क्या करने लगे कि एक तरह से वहाँ की जो लोग को एक एक करने के लिए, ग्रीक के लोगों को एक करने के लिए पेंटिंग बनाने लगे, ड्राइंग बनाने लगे कि हम लोग को ऐसे आज़ादी चाहिए। समझ गए हैं? सारे ड्राइंग बनाने लगे, कोई आर्ट फॉर्म बनाने लगे, कुछ ऐसी नाटक होने लगी वहाँ पे, जिस चीज़ से लोग मोटिवेट होके, सब लोग एक होके रिवॉल्यूशन के खिलाफ, प्रेशर रिवॉल्यूशन के खिलाफ अपना, होता ना कि एकदम जोरों से सब लोग एक साथ हाथ जोड़ के रिवॉल्यूशन करने की तरफ आगे बढ़ सकें। तो एक्चुअली में 1821 में एक्चुअली में जो वहाँ ग्रीक रिवॉल्यूशन था वो पीक पे था, और फिर 1832 में एक्चुअली में ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया। 1832 याद रखिएगा डेट, साल 1832 में ग्रीक जो था एक्चुअली में इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। और इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं, जिस ट्रीटी से ग्रीक ग्रीक को क्या किया गया था, इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया था। ठीक है ना। इसमें उतना दिया नहीं है, आपके एनसीईआरटी में जरूर होगा। ये भी एनसीईआरटी का ही नोट्स है, जिसको का मतलब कि मेन मेन जो टॉपिक्स हैं वो उसको कुछ छांटा गया है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा डीप पढ़ा रहे हैं। आप सारे बच्चे लोग बताइएगा, किसी को भी ग्रीक रिवॉल्यूशन में अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में किसी को नहीं आया, फटाक से जल्दी से माइक ऑन करके बताइए, टाइम कम है। हेलो। 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 सब लोग माइक ऑन करेंगे। हेलो। कहाँ गए साहब। हाँ भैया। अरे माइक ऑन करो सारे लोग। अभी ग्रीक हाँ भैया। रिवॉल्यूशन के हेलो बारे, हेलो हेलो हाँ हेलो। ग्रीक ग्रीक रिवॉल्यूशन के बारे में हाँ इतना भैया। बकवास, ग्रीक रिवॉल्यूशन के बारे में इतना बकवास किए हैं, कुछ समझ में आया है, पल्ले पड़ा। अरे बोला जाए। हेलो। 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 भैया हम तो लेट से ज्वाइन किए तो उतना हमको समझ नहीं आया। ये नहीं अभी जुलाई अभी तो रिवॉल्यूशन जैसे कि, वगैरह समझ नहीं आया। अच्छा बाबू ये बताइए कि ग्रीक रिवॉल्यूशन के बारे में तो हम अभी अभी जस्ट बताए हैं ना। आप हाँ अभी बताए हैं। हाँ हाँ।
तो ग्रीक रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं समझ में आया? नहीं। जो देखिए, सिंपल चीज़ है, ग्रीक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ। ग्रीक रिवॉल्यूशन में सिंपल है कि ये ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, इनका पार्ट था। तो आप जानते हो कि ग्रीक्स लोग होंगे तो उनका लैंग्वेज कल्चर अलग होगा, ठीक है। लैंग्वेज कलर कल्चर अलग होगा तो वो लोग कभी भी चाहेंगे क्या कि मेरे ऊपर कोई और वो लोग पे अत्याचार हो रहा है, वो लोग से टैक्स लिया जा रहा है, वो लोग को अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो लोग के हक का कोई बात नहीं हो रहा है, तो वो लोग कभी भी चाहेंगे क्या कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर में रहें? वो लोग तो चाहेंगे कि हम रिवॉल्यूशन करके आज़ादी नहीं। ले लें, ठीक है। नहीं। तो 1815 में वो लोग जब फ्रांस को देखे कि हाँ, फ्रांस एक्चुअली में वहाँ पे फ्रांस में आज़ादी ले लिया हुआ था, तो अर्ली मतलब नेपोलियन के हारने से पहले ही उन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था। कहाँ पे? ग्रीक वाले लोगों ने। और ग्रीक्स में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था, तो एक बार स्ट्रगल स्टार्ट हो गया तो लोग मोटिवेट हो गए। और मोटिवेट होने का रीज़न क्या था, हम अभी बताए हैं कि वहाँ पे जो लोग थे वो वहाँ के जो पेंटर थे, वहाँ के जो आर्टिस्ट थे, वहाँ के जो कार्टूनिस्ट थे, वे सभी लोग अपने-अपने जो कला क्षेत्र है, उसी कला क्षेत्र में पेंटिंग बना के, आर्ट फॉर्म बना के लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप लोग का देश है, आप लोग को सब लोग को मिल के एकजुट होके अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए। ठीक है ना? यही बात मैं हम्म। ग्रीक रिवॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ, तो ग्रीक तो रिवॉल्यूशन का जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? उसमें भी ग्रीक ग्रीक का कुछ हाथ था क्या? नहीं, जुलाई रिवॉल्यूशन एक्चुअली में जुलाई के महीना में हुआ था और उसमें एक्चुअल जुलाई रिवॉल्यूशन में 2 जगहों को फ्रीडम मिली थी। एक तो फ्रांस को और दूसरा दोबारा, क्योंकि आपको बताया था ना नेपोलियन के जाने के बाद फ्रांस में फिर से वहाँ पे डिक्टेटरशिप किंगशिप आ गया था। हाँ हाँ। 1830 तक किंगशिप रहा, फिर 15 साल लोगों ने उनको झेला किंग को। फिर से वही हाल था जो 1789 के पहले हाल था लुईस 16 के टाइम में। तो वही हाल फिर से वो लोग का हो गया, तो वो लोग फिर से अपना रिवॉल्यूशन स्टार्ट करके 1830 में क्या किया कि अपना डिमांड रख दिया। कौन डिमांड रखा? मिडिल क्लास लोग। और डिमांड में बोला कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है कि बराबर अधिक मतलब कि किंग के साथ साथ हमको अपना भी एक गवर्नमेंट बॉडी चाहिए जो हमारी बात को सुने, हमारे लिए बराबर कानून बनाइए। जो चर्च को पावर मिला हुआ है, जो चर्च लोग हमको पूजा पाठ करने के लिए चर्च में घुसने नहीं देते हैं, वो लोग इस चीज़ को ख़त्म करिए। ये सारे डिमांडिंग थी, जो भी किंगशिप का डिमांड था वो सारे डिमांड को मिडिल मैन रखा। और फिर उसी डिमांड के साथ साथ लुईस फिलिप को वहाँ का राजा बनाया गया। कब? 1830 में। और लुईस फिलिप जब 1830 में राजा बना और फिर 1848 आते आते वहाँ पे आपको लुईस फिलिप को भी फिर ओवरथ्रोन करके हटा के वहाँ पे एक्चुअली में प्रॉपर आज़ादी मिल गई। किसको? फ्रांस को। ठीक है ना? हेलो। हाँ, इसी को जुलाई रिवोल्यूशन बोलते हैं। हाँ, जुलाई, क्योंकि वो 4 जुलाई 1848 को आज़ाद हुए थे, इसलिए शायद इसको जुलाई रिवॉल्यूशन बोलते हैं। 18 फो या फिर 4 जुलाई 1830 को जो फिर से ओवरथ्रोन होके कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आ गया था, तो जुलाई के मंथ में हुआ था। एग्ज़ैक्ट आप इतना समझो कि जुलाई के मंथ में हुआ था। वो डेट एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि वो 1830 में या 1848 में फाइनली वो इंडिपेंडेंट नेशन हो गए थे फ्रांस, ठीक है? और 1830 में रिवॉल्यूशन का मतलब एक प्रोसेस हुआ था जहाँ पे हाफ डेमोक्रेसी एक्चुअली में डेमोक्रेसी लगभग आ गई हुई थी वहाँ पे। समझ गए? हेलो। हाँ, समझ गए। हाँ, और उसी के साथ जुलाई के मंथ में ही एक बेल्जियम जगह था, बेल्जियम जो अभी देश भी है, तो वो क्या था कि वो यूनाइटेड नेशन ऑफ नीदरलैंड वहाँ पे उनका राज चलता था, तो उसके अंडर में बेल्जियम आता था। और बेल्जियम के पास भी सेम प्रॉब्लम था सारे चीज़ का। मेन प्रॉब्लम बेल्जियम का लैंग्वेज प्रॉब्लम था, क्योंकि वो वहाँ के लोग लैंग्वेज और वहाँ के लोग का कल्चर अलग था बेल्जियम के लोग का, और इनका लैंग्वेज नीदरलैंड के लोग प्रेशर डालते थे। तो इसी रीज़न से बेल्जियम के लोगों ने भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट की और जुलाई के मंथ में उन्होंने भी एक्चुअली में 1830 से 1848 के ही बीच में उन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट नेशन अपने आप मतलब अपना इंडिपेंडेंस नेशन ले लिया, ठीक है, बेल्जियम के लोगों ने। इसलिए ये दोनों बेल्जियम की आज़ादी और फ्रांस की आज़ादी को जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ग्रीक रिवॉल्यूशन का आपको हम बता दिए हैं हम्म। कि हाँ, कि ग्रीक रिवॉल्यूशन वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, वो एक्चुअली में वो मुस्लिम एम्पायर था, तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होती थी लैंग्वेज कल्चर के बेसिस पे। वो लोग एक्चुअली में अपना स्ट्रगल 1815 से स्टार्ट कर लिए। जो उनका स्ट्रगल था 1821 में पीक पे चला गया, क्योंकि 1815 से 1821 के बीच में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया उन लोगों को। कैसे इन्फ्लुएंस किया गया?
पेंटिंग बना बना के, ड्रामा कर करके, पोएट्री बना के, मोटिवेट करके, कि मतलब कि अलग अलग आर्टिस्ट थे, अलग अलग, जो फ्रांस को उस टाइम में जो अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी था, वही लोग ना ये सब काम कर रहे थे। तो वो उन लोगों ने ग्रीक्स को बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि आप इस चीज़ से आज़ादी ले लो, ठीक है ना? तो आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, बट हाँ, तो मेरे एक्चुअल क्वेश्चन है हाँ इससे थोड़ा हटके, मतलब ऐसे क्लास जो से हमारा सेकंड चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें दिया था कि ऑटोमन एम्पायर एक पूरी तरह से मुस्लिम एम्पायर था। हाँ, तो मुस्लिम एम्पायर तो हम और बोल ही रहे था हैं कि तो मुस्लिम। वहां पे ग्रीक और ये क्रिश्चियन वगैरह रहते थे। फिर वो लोग रिवॉल्यूशन किए, तो वो अभी ऑटोमन एम्पायर को आज हम लोग इटली के नाम से जानते हैं, है ना? नहीं नहीं, तो ऑटोमन वो एम्पायर में इटली नहीं आता है। नहीं नहीं, सुनो, बाबू बताते हैं। ऑटोमन एम्पायर सिर्फ इटली का थोड़ा छोटा सा पार्ट था ऑटोमन एम्पायर में, इटली, ग्रीक। ऑटोमन एम्पायर का मेनली जो ऑटोमन एम्पायर था ना, वो ईरान था, इराक था, इजिप्ट था, ठीक है ना, सीरिया था। जितने भी मुस्लिम कंट्री आप जानते हो ना, नाम सुने हो उनका? ईरान, हाँ हाँ इराक, हाँ। सीरिया, इजिप्ट। ये मेनली जो कोर था ना, कोर यही था ऑटोमन एम्पायर का। अभी का जो इसराइल है, इसराइल में वहाँ पे कौन से, इसराइल में उनका जो धर्म है, इसराइल का कौन सा धर्म है, क्या बोलते हैं उनको, अरे, यहूदी, हाँ। यहूदी लोग का अलग था। अभी भी यहूदी और मुस्लिम्स का लड़ाई चल रहा है ना, वो ऑटोमन एम्पायर से ही चल रहा है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को बाद में ब्रिटिश लोग हरा दिए थे। ब्रिटिश एम्पायर वहाँ कब्जा कर लिया था। और जहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर कब्जा किया, वहाँ के पूरा, जैसे कि इंडिया को 3 भाग में बांट दिया, वैसे ही वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर में जो, जब वहाँ से ऑटोमन एम्पायर से, सॉरी, ब्रिटिश एम्पायर से जब इसराइल जो उस टाइम में देश था पूरा, पहले तो वो पैलेस्टीन था ना, पैलेस्टीन से उसको आज़ाद कराया गया, तो वो इसराइल अलग हो गया और पैलेस्टीन अलग हो गया, और उसको ऐसे ना बांट दिया कि वहाँ पे हमेशा लड़ाई होते रहता है। तो इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे आ जाइए कि ऑटोमन एम्पायर में आपको डाउट है, तो ऑटोमन एम्पायर इटली का, मेनली इटली नहीं थी। इटली इटली का बहुत सारा पार्ट। तो ऐसा ऑटोमन एम्पायर में कौन से ऐसे नेशन में, आज के नेशन में वहां पे जर्मन पीपल थे और वो जितने भी पीपल थे वो थे क्रिश्चियन आपको वगैरह? आप 1 मिनट रुकिएगा, तो मैं आपको 1 मिनट रुकिए, मैं आपको ऑटोमन एम्पायर का दिखाता हूँ। अब तो हम यहाँ से सर्च करना होगा ना एक्चुअली में ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर, छोटा एम्पायर नहीं था। ये देखिए ऑटोमन एम्पायर का इमेज जो था, देखिए ऑटोमन एम्पायर कहाँ कहाँ से कहाँ तक था। ये देखिए ऑटोमन एम्पायर, ये देखिए आपको यहाँ पे, इसमें तो पूरा डिटेल में दिया नहीं है। देखिए ये कहाँ से स्टार्ट है। बहुत बड़ा एम्पायर था, छोटा एम्पायर नहीं था। इसको ऐसा नहीं समझिए कि हाँ इटली का पार्ट था और ये ऐसा ऐसा कुछ, नहीं नहीं, बहुत बड़ा एम्पायर था ये, ठीक है ना। ये देखिए ऑटोमन, इसमें तो डिटेल में दिया नहीं है। हम आपको इसके मैप से बढ़िया से, देखिए ना, हम देखते हैं, अगर मिल जाता है तो समझा ही देंगे। देखिए, देखिए कुछ देखिए कुछ पार्ट इटली का यहाँ पे है। देखिए इन्फ्लुएंस हुआ है यहाँ पे, इटली का कुछ पार्ट दिख रहा है आपको? हेलो। हाँ हाँ, दिख ये रहा है। सारे हाँ, ये सारे ऑटोमन एम्पायर थे, ठीक है ना। देखिए इसमें एक्चुअली में कौन था, तुर्की था। देखिए यहाँ पे तुर्की था, और सीरिया था, तो इराक था। ज्यादातर जर्मन और ये क्रिश्चियन थे, वो कहाँ पे रहते थे ज्यादा नेशन में? मतलब हर कौन? जगह रहते थे क्या, मतलब हाँ, ऑटोमन नहीं एम्पायर के अंदर? नहीं नहीं, हर जगह नहीं रहते थे, इस पार्ट में रहते थे, ऊपर नॉर्थ वाले पार्ट में। यहाँ पे जो कौन सा स्वाइली कलर में है ना, ये येलो येलो कलर में जो है, हाँ हाँ हाँ। इस पार्ट में रहते थे तो ग्रीक्स लोग, सिर्फ ठीक है। वहीं पे ना रिवॉल्यूशन हुआ होगा, वहीं पे उन लोग को आजादी मिला होगा? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ग्रीक्स ऑटोमन एम्पायर का पूरा पूरा पार्ट तो ग्रीक्स ऑटोमन एम्पायर का था। आपको हम ग्रीक्स के मैप से रिलेट करके दिखाएंगे कि ग्रीक जब ऑटोमन एम्पायर में जब ऐड था, तो ग्रीक कैसा था। ये देखिए ग्रीक, देखिए अब दिख रहा है ग्रीस का। देखिए ये रहा ग्रीस, हम्म। ये रहा ग्रीस, फुल्ली की फुल्ली ग्रीस जो था वो पूरा ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, ये दिख रहा है। और अच्छा, ऐसा, उन लोग को मुस्लिम से, हाँ समझ गए समझ गए। हाँ, अब ये देखिए पैलेस्टीन ये हो गया, तुर्की हो गया, ठीक है, बुल्गारिया हो हम्म। गया, ये देखिए सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, देखिए यहाँ देख रहे हैं, इजिप्ट हो गया। ये सारे ये सारे ऑटोमन एम्पायर के पार्ट थे। इटली का भी कुछ पार्ट इसमें आ गया, देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ
हाँ, हम्म। तो एक एक कंट्री नहीं थी, ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ी कंट्री थी, ठीक है ना, बहुत बड़ी एम्पायर थी, सॉरी कंट्री नहीं थी, बहुत बड़ी एम्पायर थी, ठीक है। ठीक है, तो समझ गए। हाँ, समझ गई। तो ऑटोमन एम्पायर, आपको अगर वैसा कुछ चाहिए होगा, कुछ कंटेंट ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड, आपको कुछ डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना। अभी हाँ यहाँ हाँ, पे ठीक। थोड़ा सा, हाँ अभी यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ से अलग निकल गए हुए हैं हम लोग। तो अब ये समझ में आ गया कि ग्रीक्स लोग क्या किए थे। 1850 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, 1821 में पीक पे चला गया था, और 1832 में एक्चुअली में उन लोगों को क्या हो गया था, फाइनली वो लोग इंडिपेंडेंट नेशन बन गए थे, ठीक है। अब एक टॉपिक इसमें आता है, ये द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इसको क्या बोलते हैं, क्या है इसका मीनिंग एक्चुअली में। तो रोमांटिक इमेजिनेशन नाम सुन के ही लग रहा होगा कि ये क्या है। तो जो आप मान लेते हैं कि अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए लगाव, अपने देश के लिए कि हाँ ये हमारा देश है, हम इस पे मेरा हक है, इस हमारे हमको अपना देश आज़ाद करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा देश है, क्योंकि क्यों हमारा देश है, ऐसे कैसे हक से कह रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज, हम इस एरिया में मेजोरिटी में हमारा लैंग्वेज बोला जाता है, हमारा कल्चर मेजोरिटी में है। ये सारी चीज़ को मोटिवेट किया गया, कैसे मोटिवेट किया पहले भी बताए हैं, कि पोएट्री से, राइटिंग से, ड्रामा से, जितने भी सीक्रेट सोसाइटी और रिवॉल्यूशनरी लोग थे वो लोग आर्ट फॉर्म में, जो भी आर्टिस्ट लोग थे वो लोग सब लोग इन्फ्लुएंस करते थे ना। तो अपने देश के लिए जो प्यार है, अपने देश के लिए जो एक भावना है कि ये हमारा देश है, हम अपने देश को किसी भी तरह आज़ाद कराएंगे, देश के प्रति जो प्यार है, देश के प्रति जो एक लगाव है, उसको क्या का नाम दिया गया, रोमांटिक इमेजिनेशन का नाम दिया गया। और एंड नेशनल फीलिंग आप समझ सकते हो, नॉर्मल चीज़ समझ सकते हो कि नाम ही है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नेशनल यानी देश के लिए जो फील कर रहे हो, रोमांटिक इन द सेंस कि इस वे में लेना है कि हाँ रोमांटिक फील करें कि देश से हमको कितना प्यार है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको। हाँ भैया। हाँ, और बच्चे नहीं है क्या, सब भाग गए हैं। नहीं नहीं है है। भैया। किसी को डाउट है क्या किसी चीज़ में। नहीं, अभी नहीं है। क्वेश्चंस वगैरह करवाइएगा तब। आवा आवाज़ थोड़ा ज़ोर से कराइए, आवाज़ थोड़ा ज़ोर से करिए, मतलब बोलिए, वॉइस थोड़ा आपका धीरे आ रहा है। बोले तो क्वेश्चंस वगैरह करवाइएगा ना तब ये समझ में बता देंगे। पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना, कि हम हाँ, ग्रीक के पढ़ा बारे रहा में, आ रहा है, आ रहा है। ग्रीक के बारे में समझाए हैं, एज ऑफ रिवॉल्यूशन में बताए हैं, क्या क्या बताए हैं, सब समझ में आ रहा है ना। हम्म। ऐसा नहीं ना, तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को समझ में नहीं आया है। नहीं नहीं, ठीक। चलिए, तो रोमांटिसिज्म के बारे में आप लोग समझ गए। और एक आपको मतलब कि देश के लिए जो वही कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे जो आपको देश के आज़ादी करा देश से को आज़ाद कराने का जो भावना है, जो प्रेरणा है, उसी को रोमांटिसिज्म का नाम दिया गया। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़े जर्मन फिलोसफर थे, जर्मनी के बहुत बड़े जर्मन फिलोसफर थे। इनका नाम था यहीं पे इनका नाम दिया होगा, जॉहन गॉटेर, क्या नाम था ना इनका, जॉहन गॉटेरियट करके उनका नाम था, ठीक है ना, जॉहन गॉटेरियट करके इनका नाम था, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्चुअली में दो मेन बात बताई थी, कि एक्चुअली में अगर आपको किसी भी देश के कल्चर के बारे में जानना है, किसी भी देश के एक्चुअली में कि उस देश में एक्चुअली में चल क्या रहा है, इस चीज़ के बारे में जानना है, तो आप उस देश के कॉमन पीपल यानी गरीब लोग, जो आम लोग पब्लिक है, उनके बीच में जाओगे ना, और उनके कल्चर को जान जाओगे, तो उस पूरे देश के कल्चर को आप समझ जाओगे कि एक्चुअली में इस देश का क्या कल्चर है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक बात तो ये कही थी, और दूसरी बात कही थी कि जो कल्चर होता है, जो वहाँ की कल्चर यानी कि वहाँ के रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चालना, लैंग्वेज, सारे चीज़ कल्चर में आ जाती है। तो वहाँ की जो कल्चर है वही उस देश की आत्मा होती है। हर देश की जो कल्चर है उस क्या होती है, वो अपने देश की आत्मा होती है। समझ में आ रहा है जॉन गॉटरीड ने दो मेन मेन बात को क्या बोली थी। और ये कौन थे, जर्मन फिलोसफर थे, कौन थे सारे बच्चे बोलिए। जर्मन फिलोसफर। हाँ, और इन्होंने दो मेन मेन बात क्या क्या बोली थी। हेलो। हेल हेलो। हाँ,
हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ भैया। हम तो थे नहीं, जुलाई रेवोल्यूशन पढ़े हैं, वो ग्रीक रेवोल्यूशन पढ़े हैं, ग्रीक यही तो पढ़े हैं। एज ऑफ रिवॉल्यूशन। हाँ हाँ, शुरू से ही। हाँ तो मतलब कि अभी चैप्टर फर्स्ट में आप लोग शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हैं वो पूछा जा रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन था यहाँ पे, ग्रीक रेवोल्यूशन था, फिर जुलाई रिवॉल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन था। हम्म। जुलाई रिवॉल्यूशन से क्या सबको समझ में आया? आयुष और कशिश, आप लोग हाँ सबको हाँ, जुलाई वो रिवॉल्यूशन समझ समझ आ में आया है? गया। हाँ हाँ। ठीक है, तो आप अब जैसा अभिनव कह रहा है वो लोग, आप लोग उस चीज़ को फॉलो करिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में किसी को कोई दिक्कत है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं, दिक्कत नहीं है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? हाँ हाँ। डालते हैं। डालेंगे। और हम इसलिए आज आप लोग को इसलिए क्वेश्चन नहीं कराया है ना कि कुछ उसमें क्वेश्चन आ रहे थे तो ऐड ऑन हो रहे थे वो 1830 से 1848 के, ठीक है ना? द एज ऑफ मेरे को रिवॉल्यूशन के भी कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड हो रहे थे। इसलिए पहले मैंने आपको एज ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ा दिया है, फिर क्वेश्चन को कराऊंगा ना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा सब चीज़, ठीक है? भैया डाल देंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा अभी। हाँ भैया, थोड़ी देर में डाल देंगे। डाल देते अभी हैं। अभी थोड़ा खाने वाने का समय है ना, तो खा पी के डाल देंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, 9 बजे डालेंगे। तक। फ्रेंच और ग्रीक के बारे में यही ना? हाँ हम्म। ठीक ठीक। बड़ा खुद बोल रहे हैं शॉर्ट नोट और फिर बोल रहे हैं बड़ा। हाँ, अगर 3 मार्क्स लाइन, दो का लाइन, होता तो 3 दो पे लाइन। निकाल के लिख देते, बात खत्म। ठीक है। और ये पहला चैप्टर है ना बहुत लंबा खिंचा रहा है, इसलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। बस आप लोग सीधे बताइएगा कि हम कुछ ज़्यादा फास्टली नहीं पढ़ा रहे हैं ना, और नहीं समझ में नहीं नहीं, सबको आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। ठीक हाँ, है? तो लास्ट हिस्ट्री में आप लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना है या 4 चैप्टर पढ़ना है 10th में? 5 पढ़ना है। पाँच, पाँचों इंपॉर्टेंट है ना? 5 पढ़ना है, ठीक है? तो तीन इसलिए बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन आता है। 3 इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक है? तो हम पहले उसी तीनों को देख लेते हैं, ठीक है? कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? पहले ये नेशनलिज्म इन यूरोप इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सा? स्टार्टिंग नेशनलिज्म का इन 3 है, इंडिया। कौन सा? नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, दूसरा और तीसरा बताइए। हाँ वही जो था थर्ड प्रिंट चैप्टर। कल्चर। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है नहीं? नहीं नहीं, प्रिंट कल्चर तो 5th पे है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला। पहला नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया, और तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना? यही तीनों ना? और प्रिंट कल्चर भी है उसमें इम्पोर्टेंट ज्यादा। प्रिंट कल्चर अलग चैप्टर है। ज्यादा क्वेश्चन 3 चैप्टर से आता है वैसे, फर्स्ट सेकेंड एंड वो। बट प्रिंट कल्चर से भी आएगा, आता तो है। ठीक है, ठीक है, प्रिंट। मैक्सिमम क्वेश्चन का बात हुआ है यहाँ पे। अच्छा चलिए ठीक है, प्रिंट कल्चर भी पहले मतलब जो इम्पोर्टेंट है हम वो सोच रहे हैं उसको कवर कर दे, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाएंगे, बहुत स्लो हो गया, ठीक है ना? ज़्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है आप लोग को, ऐसा भी थोड़ा बोरिंग भी हो जा रहा है, ठीक है?
डीप में ज़्यादा नहीं जाना है, अच्छे से बस आप लोग इतना बताइएगा कि जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन कराएंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग का दिमाग पूरा खुल जाएगा कि हाँ एक्चुअली हाँ में क्या हाँ पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इस हाँ चीज़ से आप लोग ये नहीं सोचिए कि हाँ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन हम बिल्कुल कराएंगे। नहीं करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं उसके पीछे एक रीज़न है कि आधा क्वेश्चन मेकिंग इन नेशनलिज्म इन यूरोप है, क्योंकि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बन नहीं पा रहा है। तो दोनों को, एज ऑफ रिवॉल्यूशन को और मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दोनों को मिला के आपको एक साथ कंबाइन क्वेश्चन करके लाए। करा दीजिए। हाँ कंबाइन करके क्वेश्चन कराएंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लगभग क्वेश्चन तो हम करा ही दिए थे, कुछ बचा भी था क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन में? नहीं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का और ऊपर वाला जो दोनों था उसका क्वेश्चन सब समझ में आया कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा? हाँ हाँ समझ आ गया। ठीक है, तो ये दोनों का भी हम करा देते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत एक जर्मनी का रिवॉल्यूशन जो है वो बचेगा आपका, और एक दो छोटा मोटा जो रिवॉल्ट है ये सब बचा है, ज़्यादा अब कुछ टॉपिक बचा नहीं है आपका इस फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। फटाफट कल हम क्वेश्चन कराएंगे, टाइम मिलेगा तो कल ही आपका ये फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। आपने अभी यूनिफिकेशन नहीं ना पढ़ाया है इटली और जर्मनी का? इटली का बता दे, जर्मनी वाला रिवॉल्यूशन अभी डिटेल में नहीं पढ़ा, जर्मनी का रिवॉल्यूशन बाद में पढ़ना है, ठीक है ना, लास्ट में पढ़ेंगे जर्मनी का रिवॉल्यूशन हम लोग। ग्रीक रिवॉल्यूशन पढ़ा है, ठीक है। इटली के ही तो थे गुसेपी मजीनी, जिसके बारे में बता रहे थे हम। हेलो, अच्छा हाँ ठीक है। गुसेपी मजीनी कहाँ के थे? इटली के ही तो थे ना। हाँ तो फिर यूनिफिकेशन और रेवोल्यूशन दोनों के सेम होता है। नहीं नहीं, यूनिफिकेशन मतलब यूनाइट करना, कि पब्लिक रिवॉल्यूशन के लिए सब एक, क्योंकि आपको पता है ना सब जगह का लैंग्वेज कल्चर और सब कुछ अलग अलग था। कल ही मैप के हिसाब से बताए थे कि 4 जगह पे बट गए थे चारों लोग, इटली का अलग लैंग्वेज, इटली का अलग कल्चर, फिर ऊपर में ऑस्ट्रिया और और कौन सा ऑस्ट्रिया और बोहेमिया का अलग कल्चर, ऊपर में फिर पोलैंड से जो कनेक्टेड लोग था वो लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, फिर नीचे हंगरी वाले लोग का अलग लैंग्वेज था। तो ये सब लोग यूनाइट हुए थे ना। तो यूनाइट होने के लिए तो यूनिफिकेशन, एक यूनाइट होने के प्रोसेस को यूनिफिकेशन बोलते हैं, और यूनाइट होंगे तभी तो रिवॉल्यूशन करेंगे ना। तो रिवॉल्यूशन हो गया एकजुट होना, एकजुट होकर रिवॉल्यूशन करना है। तो रिवॉल्यूशन मतलब कि विद्रोह करना है किसी आज़ादी के लिए, और यूनाइट होने वाले जो प्रोसेस है उसको यूनिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है ना। कि आप एक कैसे हो रहे हैं ये समझ लेना है। इसमें एक होने में बहुत सारा प्रोसेस है कि वहाँ के जो फेमस लीडर लोग थे, अभी पढ़ाएंगे आपको हम, पर्शियन एम्पायर के जो लीडर थे, उन्होंने क्या करा था कि एक कॉमन फ्रांस का लैंग्वेज या फिर एक जर्मनी का एक कॉमन लैंग्वेज कर दिया गया था, कि जर्मनी का एक लैंग्वेज होगा, फ्रांस का एक ही लैंग्वेज होगा, वहाँ के कल्चर को, एक ही कल्चर को फॉलो किया जाएगा। तो ये सब यूनाइट करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। अभी चैप्टर थोड़ा बचा हुआ है, आप टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चन भी कराएंगे, चैप्टर का भी अभी आपको डिटेल कुछ छूटेगा नहीं, आपका फर्स्ट चैप्टर से कुछ नहीं छूटेगा, और क्वेश्चन के साथ सारा चीज़ करा देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। एज सच अगर कुछ लगे कि छूट रहा है तो आप लोग बिल्कुल हमको बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है। हाँ सारा ठीक है, अब चलता हूँ मैं, 8-10 हो गया, 1 घंटा लगभग हो गया है, तो मैं चल रहा हूँ। लिटिल अभी रहना है तुमको अभिनव? ठीक है भाई, तो हम निकलते हैं, सबको गुड नाइट, गुड बाय नाइट बाय, भैया। बाय बाय। बाय बाय। बाय। हाँ वो ना वो एक्सपेरिमेंट करने में रह गए और देखा ही नहीं मैसेज। वो था कुछ, वो केमिस्ट्री का था। अरे भाई अरे बीच वही में हम लोग टर्मरिक गए वाला जो थे। बचपन से करते आ रहे वही कर रहे थे। हल्दी लगा रही जो थी, शादी है नेचुरल उसके घर इंडिकेटर में जैसे भैया। होते हैं ना, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट और फिर से टर्मरिक, तो उसी का पेस्ट बना के लेमन और डिटर्जेंट में देख रहे थे कि कितना कलर चेंज हो रहा है कितना नहीं। वही नहीं नहीं, वो अपने लगा रही थी, हल्दी लगा रही थी बॉडी पे। चुप। इसमें हाँ भैया, भेज वो देंगे पूछना लोग। था कि उसमें हम लोग को कॉज बताना कि रिवोल्यूशन क्यों हुआ। हाँ ठीक है।
क्यों हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये लिख देंगे तो हो जाएगा। लीडर्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो कोई लीडर्स था नहीं, उसमें तो वो मिडिल क्लास ही वाले लोग थे जो किए थे रेवोल्यूशन स्टार्ट। वो तो आया बाद में ना, वो रेवोल्यूशन थोड़ी कराया, वो तो फिर से कब्जा करना चाहता था। ठीक है। वो तो पता है कितना पढ़ने का जरूरत पड़ेगा कितना नहीं। हम तो पढ़े। वो भैया, वो आज का जो नोट्स था वो तो आप नहीं भेजे हैं। हाँ हाँ, वो जो बाकी आगे का रेवोल्यूशन वगैरह, ये जो था ग्रीस वगैरह का, वो तो आपने नहीं भेजा है उस वाले नोट्स पे। ठीक है, तो हंस उनसे क्या ला रही है? मांगो तुमको रोज भैया पे भेजे। भरोसा नहीं है, तुम हंस रही है। चुप ना भाई। देखिए भैया, लड़िए मत, नहीं, हमारी दुकान चलन दीजिए। अभी तो भेजे ना, जस्ट नहीं देखे। बोलेगा ननकी तुम? अनिल भाई, तो नहीं दिखे ना, घर आए फिर ट्यूशन गए, ट्यूशन बहुत पढ़े। बिजी पर्सन है भैया, बहुत बिजी पर्सन है ये। दिन भर किताब में घुसी हाँ रहती है। हाँ, रोना। कोवेलेंट, और हाँ पता है, जब शेयरिंग, हाँ पता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। आधा बोल दी इसलिए पेस्ट मार लिया। अच्छा ठीक है भैया, हम जा रहे हैं, बाय। नहीं, अभी शुभ खाली रात्रि। अभी कुछ बोलवे नहीं की थी। हम बोले थे। अरे हल्दी सर, लगाओ, तुमको नहीं हल्दी जाओ, बोले हैं। हल्दी। भेज देंगे। नन की मेरे पैसे को फोटो खींच को भेजो। हाँ। कशीस, और कौन लिखेगा? कशीस लिखेगी सबसे बढ़िया, कहाँ? हल्दी लगा लगा के। चुपेगा कि लाख खाएगा तू। सबसे अच्छा अतुल लिखेगा। हाँ अतुल वही तो, अतुल लगा सबसे लो, अच्छा अतुल तुमको हल्दी इतना लगाएगा। लगाने का शौक है तो। हम कल लगा, लिटिल भैया का शादी होगा तब लगाया जाएगा लिटिल भैया को। आइए डायरेक्ट आइए की भाई, शादी कर लीजिए, वक्त सही है में, सही आपका। में भोज का दिक्कत हो रहा है घर में, कहीं भोजन नहीं मिल रहा है आजकल। नहीं तो आप शादी करिए ना, कम से कम भोज मिले। हाँ। अरे भाई, उनके लिए तो नहीं लड़की अतुल, मेरे ढूंढना लिए पड़ेगा, बुक तुम्हारा है। तो क्लियर है। तुम्हारा तो क्लियर है, तू करना आयुष उससे। जी, देखिए रौनक, रौनक हम चुप हैं, आयुष कुमार हम चुप हैं, तो इसका मतलब हमारा खामोशी का फायदा नहीं उठाया जाए। ननकी तुम चुप रहो। क्या क्या? करेगा तुम? ओ हाँ ठीक है, कम वो से कम इनके फायदा मासूम नहीं है, अरे उठाएंगे हम। वो ए, मासूम है। उसकी मासूमियत का फायदा अगर हम लोग उठा ले तो तू कहीं का नहीं रहेगा। वही तो। वाह, कैसी तमाश की आयुष, पुल बन गई। रौनक कुमार सही बात बोला है। आयुष को हे नहीं समझ दिया भगवान, ना। क्या बोलते हैं तुम लोग। रौनक कुमार हो गया, ज्यादा कूल मत बनना था, कल इतना मारेगा ना, समझ जाएगा औकात में वो अपने। हाँ भैया। नहीं बोले तो को, हम तो बोले नहीं। भल बोली अभी पूरा पढ़ लिए हैं, भल बोली अभी पूरा पढ़ लिए ए हैं। पागल, वो एसएसटी का पढ़े गधा। भैया हम जा रहे हैं, बाय। हाँ जाओ जाओ, ये आ गया मैंने होगा। किए। अरे कुएं जा मत रहे हैं यार, जाओ। घर में काम करना है यार, घर में है तुम घर। हाँ, तुम कितना काम हाँ, करते हैं सब झाड़ू पता पोछा लगता करने है। जा रहे हैं। अरे नहीं, वो थोड़ा नॉनवेज आया था, इसलिए। हाँ भाई, हाँ। कथिया है, मटन, ओ, मटन का खाने हफ्ता को काम भाई। बोलता है ये। हाँ।
सुअर ना देगा क्या? सुअर का सुअर है तू सुअर है, है बोलने का क्या जरूरत है? सुअर है। बोइंग है वो। ठीक है, 500 नहीं रुपया नहीं ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में। ठीक है, हाँ कर दिया। उसका सब इतना काम करा, उसके पैसा नहीं दीजिएगा? ठीक है, क्लास 8 को भी पढ़ा रहे हैं का? हाँ हम पढ़ाते हैं क्लास 8 में। हम पढ़ाते हैं क्लास 8 में, आगे बोलो ना। चुप ना रे, तुम्हारा जहाँ तक है वहीं तक रखो ना। हाँ, a process in which any substance is burned in the presence of हो गया, oxygen is गलत है, called रखो रखो, combustion। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, चलो जाओ 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 जाओ, मीट खाओ। अच्छा ही होगा रौनक कुमार, तो तुम घूमेगा छपर पास में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम तो यही अब पढ़े हैं भैया, अब जान लीजिए, अब बस बात खत्म। अब बताओ नाइट्रोजन है कि नहीं? बिकॉज बताओ। हम तो फ्लेमेबल सब्सटेंस थोड़े हैं, तो फ्लेमेबल सब्सटेंस थोड़े हैं क्या? बहुत हॉट हो भाई तुम। आग कैसे लगता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में लगता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग कैसे लगेगा? तो है नहीं तो। ठीक है, कल इसको हम पूरा एक्सप्लेन करके लेक्चर बना के आपको सेंड कर देंगे, पढ़ाते हुए आप पढ़ लीजिएगा। आपको नहीं पता, हम बता देंगे आपको। हमको भूख लगा, पहले तो हम जा हाँ, रहे हैं, बाय नाइट्रोजन में हो सकता है कंपटीशन। बाय 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 बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हाँ, बाय। कॉल आ गया, कॉल आ गया। कॉल आ गया, देखिए कॉल आ गया। ठीक। ठीक है। नहीं, हम ग्रुप में नहीं भेजेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम वाले प्रश्न भेज देंगे लेकिन ग्रुप में नहीं। रखिए सर। नहीं, वो कुछ नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है ग्रुप में कुछ भेजना। अरे सब कोई देख लेगा, ये दिक्कत है। हाँ, इसीलिए देख सब लेगा भाई, देखेगा कोई सब कोई उसका। बहुत है, सब कोई कोई। हाँ, सीक्रेट पसंद है। सबका। क्या? नहीं है, बट नहीं है। पता नहीं, उन लोग का पता नहीं वो सब क्या करता है क्या नहीं। पता नहीं उसमें कौन कौन सा बच्चा है, सब जिसको हम जानते भी नहीं है, वो बच्चा सब देखेगा तो क्या बोलेगा, इसीलिए नहीं है उसमें। पता नहीं कौन कौन है, पता नहीं, हमको नहीं पता। बस तो भाई ठीक है भैया, हम बना के डाल दे रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है भैया। चाहिए चाहिए। हाँ, भेज दीजिएगा आप। ना हाँ हाँ, ना कोई नहीं। ठीक है भाई। अरे चुप हो तुम।